आज से हम लोग इंटरनेशनल जो इवेंट्स थे उसके बारे में, कल हमने नेशनल इवेंट्स के बारे में चर्चा किया था, आज इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल इवेंट्स की जब कहीं भी आप चर्चा या पढ़ रहे होंगे तो दो तीन चीज़ को फोकस में रखिएगा, प्रश्न वहीं से रहते हैं। एक तो कि डिफरेंट जो सम्मेलन होते हैं, अलग अलग जो ग्रुप है उसका कभी भी सम्मेलन हुआ रहे तो वहाँ से प्रश्न रहता है। इसके अलावा भारत के मतलब भारत का किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय संबंध में कोई भी प्रोग्रेस हुआ रहे तो उस जगह से प्रश्न रहता है, चाहे कहीं के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, चाहे भारतीय राष्ट्रपति या भारतीय प्रधानमंत्री कहीं किसी दूसरे देश में जाएं, या किसी तरह का द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ हो तो वहाँ से प्रश्न रहता है। इसके अलावा दो ही जगह से और प्रश्न रहते हैं, कहीं पर कोई बहुत बड़ा जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ हो और उस सत्ता परिवर्तन में कुछ मेजर मतलब कोई बड़ा चेंज हुआ हो, वहाँ से प्रश्न रहेगा। सामान्य सत्ता परिवर्तन या सामान्य इलेक्शन हुआ तो वहाँ से प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ कहीं मेजर कुछ हुआ रहेगा, कोई बड़ा चीज़ हुआ रहेगा तो वहाँ से ही प्रश्न रहेगा, ऐसे सामान्य चीज़ों से नहीं रहता है। और इसके अलावा चौथा पॉइंट जो है वो है कि कहीं पर कोई बड़ी घटना घट गई हो, या तो कोई बड़ा आपदा आया हो, तूफ़ान आया हो, सुनामी आया हो, किसी बड़े शख्सियत की मौत हुई हो, या किसी बड़े शख्सियत को कुछ प्राइज़ मिला हो या सम्मानित किया गया हो, तो उन सब जगहों से प्रश्न रहते हैं। तो यही 4-5 जगह है जहाँ से इंटरनेशनल इवेंट से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वैश्विक सम्मेलन, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, तो पहले हम लोग संस्थाओं के विषय में देखते हैं, उन लोगों का सम्मेलन। और सम्मेलन सबको इस तरीक़ा से याद रखिएगा, पिछला भी सम्मेलन याद रखिएगा, जैसे अभी हम लोग चर्चा करेंगे तो कुछ 2026 का होगा, कुछ 2025 का होगा। तो जो 2025 का होगा तो 2024 का कहाँ हुआ था और 2026 में उसका कहाँ होने वाला है फिर सम्मेलन। जैसे शिखर सम्मेलन जिसका भी होता है वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वहाँ से भी प्रश्न रहते हैं। तो अगला कहाँ होगा, पिछला कहाँ हुआ था। इसके अलावा एक और जगह से प्रश्न रहता है, वो रहता है सूचकांक से, इंडेक्स से। और इंडेक्स में 3 चीज़ केवल याद रखिएगा, बाकी पूरा रटने की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 3 चीज़ याद रखिएगा। जितना देखिए पूरा क्वेश्चन का फहरिस्त उठा करके 3 ही चीज़ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, इशूइंग संस्था जो है वो कौन है, कोई भी इंडेक्स को इशू करने वाला संस्था कौन है। इंडेक्स का थीम क्या है, इंडेक्स का थीम, हर इंडेक्स का कुछ ना कुछ एक थीम रहता है, वो क्या है। तीसरा नंबर पर आता है टॉप 5 बॉटम 5, ये ज़रूर याद रखिएगा। टॉप 5 बॉटम 5 इसलिए कि कभी कभी सजाने के लिए दे देता है, इनमें से आगे पीछे कौन है वो सजाने के लिए। सामान्यतः आप याद करेंगे टॉप या बॉटम, लेकिन टॉप 5 और बॉटम 5 भी याद रखिएगा, और उसके बाद भारत का स्थान याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्रमुख इंडेक्स हैं उस इंडेक्स में यही, और इंडेक्स में सब इंडेक्स रटने की ज़रूरत भी नहीं है। जो बहुत प्रमुख इंडेक्स है उसी को रटने की ज़रूरत है, उसी को देखने की ज़रूरत है। तो इंडेक्स वाला तो सर करवाए होंगे, सर्वे सर करवाए होंगे, इकोनॉमिक्स वाला करवा रहे हैं तो उसमें करवाते चले गए होंगे वो। यही 5 चीज़ ध्यान में रखने का ज़रूरत है इंडेक्स वाले में, और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ उसका रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम उस पर व्यर्थ करना बेकार है। जारी करने वाली संस्था, उसके बाद उसका थीम क्या है, थीम के बाद टॉप 5 बॉटम 5 और भारत का रैंकिंग। इतना को हटा करके देखिए ना, क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए ना, कभी पूछा है क्या उससे बाहर से कभी प्रश्न, कभी नहीं पूछता है। और एक चीज़ पूछा है, नहीं किए हैं, अच्छा। और इसके बाद एक और जगह पर आप देख सकते हैं जो है कभी कभी संयुक्त सैन्याभ्यास से प्रश्न पूछता है किसी किसी देश के साथ। तो उसका कोई भी मैगजीन आप पढ़ रहे होंगे, उस मैगजीन में 20-25 वो बना करके दिया हुआ होगा, उस पर नज़र दौड़ाते रहना है। तो वहाँ से एक आध प्रश्न बीपीएससी अक्सर पूछा करती थी, अब पता नहीं इधर पूछ रही है कि नहीं पूछ, लेकिन इधर भी पूछ ही रही है। वहाँ से 1 से 2 प्रश्न रहते ही रहते हैं, है ना। तो वो एक उस पर नज़र दौड़ा लीजिएगा, वहाँ से एक प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह करके करीब
15-20 ऐसा कोर एरिया पकड़ लीजिए जहाँ से प्रश्न रहता है, हमको उतना ही पढ़ना है। सब ज़रूरत नहीं कि हम सारा क्वेश्चन कर ही लें, सारा क्वेश्चन करने से थोड़ी होता है। तो वो सब एरिया छांट लीजिए कि यहाँ यहाँ हमें काम करना है और इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देना है। अब जो ट्रेंड्स बदला है, जिस ट्रेंड्स में आप देखते होंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ 2-3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है, तो इस कारण से हम लोग जो भी नेशनल इवेंट या फिर इंटरनेशनल इवेंट, उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसी तरीक़ा से हम लोग आज पहले कुछ वैश्विक सम्मेलन और फिर भारत का द्विपक्षीय संबंध, मीन्स कि भारतीय प्रधानमंत्री कहीं गए या कहीं के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगला क्लास में जो बचा हुआ इंटरनेशनल इवेंट में रहेगा वो, और शख्सियत से जुड़ा हुआ नेशनल और इंटरनेशनल जो भी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी ही है। एक बच जाता है खेल। तो खेल में भी मान लेकर के चलिए कि 3 से 4 सेक्शन अगर आप कर लीजिएगा तो उससे बाहर से प्रश्न नहीं रहेंगे। 3-4 सब रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या चीज़ देखना है, तो जो प्रमुख, जैसे टेनिस का 4 मुकाबला देख लीजिएगा, 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं टेनिस का, वो 4 ग्रैंड स्लैम देख लीजिएगा। शतरंज देख लीजिएगा, ग्रैंड मास्टर की कौन बना, क्या हुआ उसमें नया। इसके बाद हॉकी और क्रिकेट को लेकर के जो प्रमुख मुकाबला है, सब लग रटने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रमुख मुकाबला है उसको याद करने की ज़रूरत है, उसको देखना है। या भारत में कुछ नया किसी भी खेल में हुआ है वो देखने की ज़रूरत है। नेशनल गेम एक बार देख लीजिएगा, हॉकी, फुटबॉल, चूँकि फुटबॉल का वर्ल्ड कप तो अभी हो रहा है, तो अभी वो महत्वपूर्ण अब रहेगा नहीं आपके लिए। कहाँ हो रहा है ये हो सकता है कहीं पूछा जाए। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब का मुकाबला कहाँ हुआ, आगामी कहाँ होने वाला है, भारत में कब होने वाला है, T20 और क्या क्या सब बहुत सारा हो रहा है ना, टेस्ट का, वनडे, तो वो सब देख लीजिएगा, वो सब कर लीजिएगा। उन सब जगह से 1 से 2 प्रश्न रहते हैं। कभी कभी कुछ मैराथन से भी रहता है, तो सब मैराथन रटने की ज़रूरत नहीं है। सब घटना चक्र और ये सब परीक्षा मंथन लेकर के उसके पीछे का सब रटते जा रहे हैं, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेना है, बाकी को छोड़ देना है। ऐसा तो नहीं कि सारा खेल से ही पूछ देगा, 1 से 2 प्रश्न पूछेगा। अब पता चला कि 10 दिन उसी पर टाइम दिए जा रहे हैं, सिर पटके जा रहे हैं कि अरे याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है वो करने का, क्या? तो इस तरह सेलेक्टिव हो जाइए। अब पहले था टाइम, अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो उसमें ज़्यादा माथा पच्ची करने की या उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। G7 का 52वां सम्मेलन, इसका आयोजन 15 से 17 जून 2026 को एवियन लेस बैंस फ्रांस में, पेरिस के पास है एवियन लेस बैंस, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और अध्यक्षता G7 7 विकसित देशों का समूह है। सामान्यतः देखेंगे तो जितने भी आपको संगठन मिलेंगे उन सब संगठनों का मुख्यालय मिलेगा, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ये बस केवल सालाना एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है, और शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हुए उसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या गति मिलनी चाहिए इस पर चर्चा की जाती है। तो अध्यक्षता इमैनुअल मैक्रो के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा इनका नाम। इसके बाद जो 7 प्रमुख देश जो इसके मेंबर हैं G7 के, उसके प्रतिनिधि, अच्छा इन सब का नाम याद रख लीजिएगा। कभी कभी जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति फलाने जगह के कौन है, तो ये सब इसी जगह से उठा करके पूछा जाता है। राष्ट्रपति का नाम तभी पूछा जाता है जब कहीं पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, जैसे हंगरी में एक लंबे समय के बाद अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीक़ा से वेनेजुएला आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
जिनको पकड़ा गया, जो नए शासक वहाँ पर बने, दोनों के आपके लिए महत्वपूर्ण था। आपके बगल में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सैन्य शासक था, जो जुंटा का प्रमुख शासक था, वो अब निर्वाचित राष्ट्रपति वहाँ का बन गया। तो ये सब जैसे जहाँ जहाँ होगी ना, वो महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, उस पर नज़र बनाए रखिएगा। इस तरह की घटना जहाँ कहीं भी घटेगी, उस पर नज़र बनाए रखना है। तो भागीदार अगर देखेंगे तो अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, सबके प्राइम मिनिस्टर का या राष्ट्राध्यक्ष जो भी होंगे उनका नाम याद रखिएगा। यूरोपीय संघ को इसमें आमंत्रित किया गया था। तो यूरोपीय संघ के दोनों, यूरोपीय संघ के यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये गणतंत्र दिवस पर अतिथि भी थे, और इसके साथ साथ भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो इसका नाम बार बार आपके पास आपके नज़र से गुजरेगा, और दोनों का नाम याद रखिएगा। हो सकता है कि वो उल्टा पुल्टा करके पूछ दे प्रश्न, आपके माइंड का अलर्टनेस का टेस्ट लेने के लिए। इसलिए नाम एक का कम से कम नाम याद रखिएगा, दूसरे का नहीं भी रखिएगा तो चल जाएगा। एक पर एकदम कॉन्फिडेंस रहिए कि नहीं ये यही है। क्लियर? तो ये दोनों का नाम जरूर से ज़रूर याद रखिए। कई बार आपके सामने आएगा ये नाम, और हर बार इस नाम को याद रखिएगा। क्लियर? भागीदार देश, जैसे G7 में कुछ आमंत्रित देश और कुछ भागीदार देश के रूप में, जो G7 से बाहर के देश हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें जो प्रतिनिधि गए थे उनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी थे, ब्राज़ील से लुला डी सिल्वा थे, दक्षिण कोरिया से ली जे म्यूंग, ये भी जस्ट ही अभी कुछ दिन पहले निर्वाचित हुए हैं वहाँ पर। केन्या से विलियम रूटो थे, यूक्रेन से जेलेंस्की, मिस्र से अल-सीसी बहुत लंबे समय से हैं, कतर से बाकी सब महत्वपूर्ण नाम नहीं है, लेकिन नहीं, यूक्रेन तो युद्ध लड़ रहा है अभी, और लगातार लड़ रहा है रूस से। यूक्रेन में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, हंगरी में सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो इन लोगों का नाम ध्यान में आप रखेंगे। अमीरात वाले का, कतर वाले का नाम याद मत रखिएगा, यहाँ से कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो लंबा चौड़ा नाम भी रहता है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी नाम ऐसे हैं जो आप आराम से पकड़ लीजिएगा। 2025 में इसका सम्मेलन जो था अल्बर्टा कनाडा में हुआ था, और अगला जो सम्मेलन है वो अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा ये फैक्ट। इसके बाद सांग्रीला संवाद, यह सिंगापुर के द्वारा आयोजित किया जाता है। सिंगापुर के द्वारा वैश्विक मुद्दे पर चर्चा, जैसे भारत में रायसीना संवाद आयोजित किया जाता है, उसी तरह से सिंगापुर के द्वारा सांग्रीला संवाद आयोजित किया जाता है। 29 से 31 मई के बीच में सिंगापुर में आयोजित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान, इस संस्थान का नाम भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़, सिंगापुर के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और भारत की तरफ से इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है ये। इसी तरीक़ा से रायसीना संवाद भारत की तरफ से आयोजित किया जाता है। तो भारत का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन होता है। भारत की तरफ से वैश्विक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस टॉक का आयोजन किया जाता है, रायसीना टॉक। और इसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब जिस समय भारत आए हुए थे उसी समय इसका आयोजन हो रहा था, और मुख्य वक्ता के रूप में उन्हीं को इसमें बोलने का अवसर मिला था। इस बार का विषय था संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। ये रायसीना संवाद का था। भारत सरकार के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है, और दिल्ली में ही इसका आयोजन होता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें 6 विषय पर रायसीना संवाद में, इस बार का जो रायसीना संवाद हुआ था उसमें 6 विषयों पर
चर्चा की गई थी। 6 विषय को फोकस में रखा गया था, जिसमें विवादित सीमाएं, शक्ति, ध्रुवीयता और परिधि, साझा संसाधनों का पुनर्निर्माण, नए समूह, नए संरक्षक, नए मार्ग, व्हाइट व्हेल एजेंडा 2030 की खोज, अंतिम समय, जलवायु संघर्ष और विलंब की कीमत, भविष्य की दुनिया, एक तकनीकी प्रधान समाज की ओर, और टैरिफ के दौर में व्यापार। तो समझिए कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक इश्यूज, इन सब को एक साथ रायसीना संवाद में समेटने की कोशिश की गई और इन सब चीज़ों पर चर्चा की जाती है। इसके बाद क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक। क्वाड किन किन देशों का संगठन है? तो पैसिफिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। क्वाड उसी का, वही क्वाड्रिलेटरल का ये एक पार्ट है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 शामिल है। इंडियन ओशन से इंडिया है और पैसिफिक से अमेरिका और जापान है, और ऑस्ट्रेलिया वो भी इंडियन ओशन से ही है। तो इन सब का एक समूह बनाया गया है। मूल रूप से यह जो क्वाड का जो डेवलपमेंट किया गया था, वो BRI के अपोज में, BRI के पैरेलल इसको डेवलप करने की कोशिश की गई थी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का प्रपोजल चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला को अपने आधिपत्य में लाने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला को अपने पक्ष में बनाने के लिए, तो उसी के पैरेलल अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों के इनिशिएटिव, और भारत भी इसमें सम्मिलित हो गया। तो इसको लेकर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये संस्था का निर्माण किया गया था। यद्यपि अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन लगातार इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही। पिछले 18 महीने में ये चौथी बैठक हुई है इनके विदेश मंत्रियों की। इन लोगों का नाम याद रख लीजिएगा कि कौन कौन लोग थे। और चूँकि भारत में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर के द्वारा की गई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो तो ऐसे ही आपको याद ही रहेंगे, क्योंकि अक्सर अखबार में इनकी चर्चा आप देख लेते होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग और जापान के तोशिमित्सु मोटेगी, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन की शुरुआत की गई है। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन का मतलब है कि इस इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जो भी व्यापार किया जाएगा या जो भी व्यापारिक वाहन जाएंगे, उन पर निगरानी रखी जाए। क्लियर? उनकी निगरानी रखने के लिए एक सर्विलांस सिस्टम डेवलप करने के लिए ये चारों देश राजी हुए हैं। इसमें एक फिजी में एक बंदरगाह बनाने की भी प्रपोजल रखा गया कि फिजी में एक पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का विस्तार किया गया। इसके तहत इस क्षेत्र के देशों में अवैध मछली पकड़ने, आपदा राहत के लिए रियल टाइम कमर्शियल सैटेलाइट ट्रैकिंग डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन का मेज़बानी करेगा, जिसमें एक शिप का एक काफ़िला गुजारा जाता है। पिछले बार गुआम में ये काफ़िला गुजारा गया था। भारत 2026 में इसका मेज़बानी करेगा। क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत संयुक्त पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों में अपर्याप्त बंदरगाह क्षमता को दूर करने के लिए फिजी में एक पायलट पोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाने वाली है। मतलब कि पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए इसी रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, फिजी एक देश है जहाँ पर भारतीय मूल के लोग बहुत ज़्यादा हैं। कभी भारतीय मूल के वहाँ मतलब राष्ट्राध्यक्ष भी बन जाते हैं यादा कदा। तो उस जगह पर एक पोर्ट डेवलप करने का काम किया। क्या? हाँ, फिजी, सुरीनाम, गुयाना तो साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो उन सब जगहों पर बन जाते हैं। मॉरिशस। आसियान का 2 बार शिखर सम्मेलन हुआ करता है। आसियान
अगर आप देखेंगे तो साउथ एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, और बदल दीजिए तो साउथ ईस्ट एशिया का एक महत्वपूर्ण संगठन है। और जितना वैश्विक संगठन अगर आप देखेंगे तो उन सारे वैश्विक संगठनों में आसियान एक ऐसा संगठन है जो बहुत तेज़ी से उभर रहा है और बहुत तेज़ी से अपने आप को सशक्त बनाते जा रहा है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, हर तरीक़ा से आसियान जो है वो मजबूती से उभर रहा है। इतनी मजबूती से उभर रहा है कि इसके जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे, और आसियान मजबूत होता है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या बुरा है? आप देखेंगे कि जितने इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ होते हैं उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी वियतनाम की तरफ, और वियतनाम जो है वो भारत को सूती वस्त्र में अच्छा कंपटीशन दे रहा है। जो भारतीय स्टार्टअप अगर फेल हो रहा है, स्टार्टअप परियोजना या सरकार के द्वारा जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी परियोजनाएं लाई गई हैं वो परियोजना लगातार डाउनफॉल पे रहा है, उसका एक और रीज़न ये भी रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट या जो कुछ भी है वो उधर जा रहा है। वो वियतनाम की तरफ जा रहा है, वो मलेशिया की तरफ जा रहा है, वो इंडोनेशिया की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सस्ता श्रम भी उपलब्ध है, और आश्चर्य कीजिएगा कि यहाँ के लोग जाकर के वहाँ पर श्रम कर रहे हैं। भारतीय लोग, अगर आप अरब कंट्री को छोड़ दें तो उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर भारतीय लोगों माइग्रेट करके जा रहे हैं, लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो साउथ ईस्ट एशिया में जाकर के काम कर रहे हैं। और बहुत सस्ता और बहुत सस्ते श्रम पर वहाँ काम कर रहे हैं, और इसके कारण वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बहुत कम है, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो वहाँ मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो भारत इतना बड़ा देश, वियतनाम एक छोटा सा देश है, लेकिन वो देखिएगा तो वो बहुत तेज़ी से सूती कपड़ा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। थाईलैंड बहुत छोटा देश है, अभी आप देखिए कि एग्रीकल्चर मार्केट में जो पौधा और इन सब चीज़ों में भारत को बहुत ज़्यादा चुनौती दे रहा है वो। तो आसियान के सारे देश धीरे 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 विकसित होते चले जा रहे हैं। चाहे वो छोटा सा देश फिलीपींस ही क्यों ना हो, चावल उत्पादन में वो बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। तो हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो मत्स्य का फील्ड, हर जगह आप देखेंगे कि वो चुनौती देते हुए सामने, क्योंकि एक ही तरह का इन्वायरमेंट है, बस केवल ब्रीड जो है वो अलग अलग है। वो थोड़ा सा मंगोलॉयड ब्रीड से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जो है वो उससे अलग है। तो 48वां जो आसियान का सम्मेलन था यह फिलीपींस में हुआ, और फिलीपींस के सेबू शहर में हुआ था। याद रखिएगा नाम, सेबू में इसका आयोजन किया गया था। अध्यक्षता फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के द्वारा की गई। मुख्य विषय नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, ये इसका मूल थीम था, और मुख्य रूप से 3 चीज़ पर ये पूरा आसियान का सम्मेलन केंद्रित था: ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, और विदेशी संकटग्रस्त क्षेत्रों में आसियान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। विदेशी संकटग्रस्त क्षेत्र का मतलब था कि युद्ध प्रभावित क्षेत्र में, और युद्ध प्रभावित क्षेत्र का मतलब क्या है? नहीं, ये युद्ध होने से पहले का है, ये सम्मेलन पहले हुआ है। सॉरी, ये 8 मई 2026 नहीं, अभी हुआ है, हमको नवंबर वाला ध्यान में था। 8 मई 2026 को हुआ है। तो इस समय जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र है वो होर्मुज का इलाका है। होर्मुज और बाबल मंडेब के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन की सुरक्षा करना। इसका पहला जो सम्मेलन होता है वो आसियान का ही सम्मेलन रहता है। दूसरा जो सम्मेलन इसका होता है जो नवंबर में अक्सर होता है, उस सम्मेलन में इसके जो भागीदार और जितने भी देश होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो फिलीपींस में आसियान समुद्री केंद्र स्थापित करने का समर्थन किया गया है। 49वां आसियान सम्मेलन और संबंधित अन्य सम्मेलनों का आयोजन मनीला में नवंबर 2026 में किया जाएगा, जिसमें एक ही साल में एक बार मई में, एक बार नवंबर में 2 शिखर सम्मेलन का आसियान आयोजन करता है। क्लियर? इसके बाद यूरोपीय राजनीतिक समुदाय।
यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का 8वां शिखर सम्मेलन 4 मई 2026 को आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में इसका आयोजन किया गया। इसका मोटो था भविष्य का निर्माण, यूरोप में एकता और स्थिरता। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के आगामी शिखर सम्मेलन 2026 में आयरलैंड में और अप्रैल 2027 में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। क्लियर? क्या यूरोपीय मतलब यूरोप के कुछ कंट्रीज़ का, जैसे एक तो यूरोप का यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय परिषद वो अलग है। यूरोप के कुछ राजनीतिक दलों का ये एक संगठन है जो अपना तो नवगठित संगठन है। अभी तक 8वीं बार शिखर सम्मेलन ये अपना किया है, तो नया बना हुआ संगठन है, इसे ध्यान में रखिएगा। छोटे मोटे स्तर के भी 1-2 ठो रहते हैं, उनको ध्यान में आप रखिए। क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक, क्रिटिकल मिनरल्स उत्पादित करने वाले देशों का एक उसके मंत्रियों का एक सम्मेलन 4 फरवरी 2026 को वाशिंगटन डीसी में बुलाया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोर्स नाम के एक संगठन के गठन की घोषणा की गई, जिसका फुल फॉर्म था फोरम ऑन रिसोर्सेज जियो स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट। यह मंच क्रिटिकल मिनरल्स बाजार के समक्ष जारी चुनौतियों के संदर्भ में निर्णायक कार्रवाइयों का नेतृत्व करेगा। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे यूरेनियम से जुड़ा हुआ, थोरियम वगैरह, मोनाजाइट वगैरह के उत्पादन से जुड़े हुए जो भी देश हैं जहाँ पर इनका उत्पादन हो रहा है, तो उन लोगों का एक संगठन है। क्योंकि रेडियो एक्टिव मिनरल्स होंगे तो उसके उत्पादन में, उसका एक्सटॉर्शन में, सब कुछ में दिक्कत आएगी, उससे व्यापक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ने की संभावना रहेगी। तो इन सब चीज़ के लिए एक अभी शुरुआत है, इस सब चीज़ का अभी कोशिश की गई है शुरू करने का। अभी कोई संगठन इसका बना नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी करके, जैसे एआई को लेकर के देख रहे हैं ना कि अभी शुरुआत हो रही है, उसी तरीक़ा से अभी इसकी शुरुआत हुई है। द्वितीय भारत अरब विदेश मंत्री बैठक। अरब कंट्री के अरब लीग या अरब देशों, समझिए कि वेस्ट एशिया में जो अरब प्रायद्वीप में रहने वाले जितने भी देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की और भारत के साथ एक बैठक का आयोजन 31 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार के द्वारा किया गया था। इसमें अरब लीग के 22 देशों को सम्मिलित किया गया था। इस 22 देश में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, मिस्र, उसके बाद उधर जो अफ्रीकी देश में फैला हुआ अरबीय क्षेत्र है, उन सब देशों के सभी के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। द्वितीय भारत अरब विदेश मंत्री की बैठक के अंत में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया और मूल चर्चा जो की गई, चूँकि भारत को नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की आपूर्ति करने में, एक तो कि वेनेजुएला के थ्रू अभी हो रहा है, दूसरा रूस के थ्रू हो रहा था और तीसरा सबसे बड़ा जो आपूर्ति करता है वो अरबीय क्षेत्र है, अरब क्षेत्र है, तो अरब क्षेत्र से होता था। तो और अरब क्षेत्र लगातार डिस्टर्ब रहा है, तो भारत दोनों चीज़ पर चर्चा किया है, तेल और गैस की आपूर्ति के साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी इसने चर्चा की है। रिन्यूएबल एनर्जी पर भी सहयोग बढ़ाने पर दोनों के बीच में सहमति बनी है। यद्यपि भारत रिन्यूएबल एनर्जी का कहीं पर कोई उत्पादन या उसके किसी भी इक्विपमेंट का भी उत्पादन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत में अगर देखेंगे तो बहुत ही महंगा है। आप जाइएगा कोई सोलर प्लांट या सोलर का कोई भी चीज़ ये करने के लिए, तो आप देखिएगा बहुत कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है, उसके जितने भी इक्विपमेंट हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उसका कोई भी पेटेंट भारत के पास नहीं है। और जितना भी क्लाइमेटिक चेंज को लेकर के जो सम्मेलन आप पढ़ेंगे जब कभी, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे कोप हो, हर जगह कार्बन एमिशन को कम करने की बात हो रही है। और कार्बन एमिशन कब कम होगा? जब हम इस पर से निर्भरता खत्म करेंगे तभी कार्बन एमिशन खत्म होगा, तभी हम उत्सर्जन लेवल को हम 2005 का जो लेवल का था कि वहाँ तक हम ले जाएंगे, वो तभी ले जा सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना यहाँ पर
बेनिफिट होगा, लेकिन भारत तो कुछ कर नहीं रहा है, भारत अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है। और मकसद क्या है कि वो तेल और गैस की आपूर्ति करें और हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है या जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल करवाएं, लेकिन ये बहुत दूर की सोच है। खैर, इस पर हम लोगों को चर्चा नहीं करना है, यहाँ से प्री में आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। 2026 में भारत अरब सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे सत्र का आयोजन किया गया। यह एक जुड़ी हुई खबर थी, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण खबर है। 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसी आयोजन के क्रम में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष का भारत आगमन हुआ था और इसी दौरान दोनों के बीच में जो फ्री ट्रेड की बात करते हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, मुक्त व्यापार की बात करते हैं, इसकी शुरुआत इसी अवसर पर की गई थी। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष दोनों, फिर से नाम उनका आया, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन, इनका नाम याद रखिएगा। तो 25 से 27 जनवरी तक ये भारत की यात्रा पर रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में ये सम्मिलित हुए भारतीय गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह पर। ये 77वां गणतंत्र दिवस समारोह था, ये भी याद रखिएगा। और कुछ ना पूछे कहीं पूछ दे कि ये कौन सा गणतंत्र दिवस समारोह था। बीपीएससी इसमें माहिर है। मुख्य जो चर्चा रही या मुख्य जो विषय रहा इसका वो वही फ्री ट्रेड था, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। ये भी याद रखिएगा कि मदर ऑफ ऑल डील्स नाम से किस व्यापार समझौता को ये नाम दिया गया है। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, इसके बाद मतलब जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत तीसरा देश है जहां पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ईयू ने उसके साथ समझौता किया है। तो यह एक महत्वपूर्ण खबर है, इस पर भी ध्यान बनाए रखेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये अगर देखेंगे तो कुछ बुद्धिजीवियों का एक इनिशिएटिव है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स का एक इनिशिएटिव है जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद में यकीन रखते हैं। उनका एक इनिशिएटिव है जिसमें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन 3 से 5 फरवरी को दुबई में किया गया था। ये इसलिए, इसका थीम अगर देखेंगे तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, आगे गवर्नमेंट कैसा हो उसके विषय पर चर्चा करना। ये महत्वपूर्ण इसलिए रहा है कि इसमें भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज़ प्रदान किया गया था। इनका नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कभी प्रश्न बनाया जा सकता है इसके नाम पर। इसके बाद विश्व आर्थिक मंच की 56वीं बैठक। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दावोस में है और वहीं पर साल में एक बार इसकी बैठक होती है। इस बार का जो विषय था संवाद की भावना, स्पिरिट ऑफ डायलॉग। भारत में स्किल एस्केलेटर स्थापित करने के लिए भारत सरकार और इसके बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें भारत की तरफ से बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे मंत्री, यहाँ के सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जितने प्रमुख यहाँ के उद्योगपति हैं उन सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण उद्योगपति हैं यहाँ के वो सम्मिलित हुए थे। कुछ मुख्यमंत्री भी गए थे, जिसमें हेमंत सोरेन भी हैं, देवेंद्र फडणवीस गए थे, इसके साथ साथ रेवंत रेड्डी भी गए थे। तो इस तरह कुछ मुख्यमंत्री, कुछ प्रमुख भारत सरकार के मंत्री, जिसमें एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। आपको केवल याद रखना, हाँ क्या नहीं, जैसे उसमें यूरोप के टोटल कंट्रीज अभी उसमें उसके सदस्य नहीं हैं, तो यूरोप के
27 देश अभी तक है। तो 27 और एक उससे अलग हो गया है, जो ये यूके था, यूके उससे अपने आप को अलग कर लिया है। 27 कंट्रियों का वो समूह है। तो उन 27 कंट्रियों के साथ भारत का FTA किया गया है, जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं उनके साथ है। इस पर तो सर आपके साथ डिटेल में चर्चा किए होंगे कि FTA हमारे लिए कहाँ पर बेनिफिशियल है, कहाँ पर ये हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। तो सर डिटेल में आपके साथ चर्चा किए होंगे, उन सब में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में 22 जनवरी 2026 को गाज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस नामक एक निकाय के गठन का घोषणा किया गया है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं गाज़ा का डेवलपमेंट हो और वो डेवलपमेंट उनके अनुसार हो। तो इसी कारण से ये सारा जो कुचक्र है, ये कुचक्र रचा जा रहा है। भारत रूस वार्षिक सम्मेलन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पुतिन का भारत आगमन हुआ था और पुतिन के भारत आगमन के साथ साथ 4 से 5 दिसंबर 2025 को 2 दिवसीय यात्रा थी और उसी के साथ दोनों देश का हर साल एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें एक साल भारतीय राष्ट्राध्यक्ष रूस जाते हैं, अगले साल रूस के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो भारत आते हैं। इस बार महत्वपूर्ण ये रहा है कि 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी स्ट्रैटेजिक एलायंस जो बनाया गया था उसका 25 वर्ष पूरा हो रहा है। इसके साथ साथ भारत 2 जगह पर वहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया है, एक येकातेरिनबर्ग में और दूसरा कजान में। इन दोनों जगह पर वाणिज्यिक दूतावास भारत अपना स्थापित किया है रूस में। यद्यपि इस यात्रा के बाद जनवरी से अगर देखेंगे तो जनवरी से लगातार भारत और रूस का जो व्यापार है या भारत रूस का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे भारत और रूस की दूरियां बढ़ती चली गई है। इसके बाद सबसे विवादास्पद सम्मेलन की तरफ हम लोग जाते हैं। G20 का जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। यह चौथा लगातार सम्मेलन है जो ग्लोबल साउथ के देशों में आयोजित किया जा रहा है। लगातार चौथा G20 का सम्मेलन है जो ग्लोबल साउथ के देशों में आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में अगर आप देखेंगे तो 2022 में इंडोनेशिया में, 23 में भारत में, 24 में ब्राज़ील में और 25 में साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। और तनाव और क्रोध इतना बढ़ गया कि अगला जो आयोजन अमेरिका में होने जा रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बयान दिया कि हम दक्षिण अफ्रीका को अपने यहाँ आयोजन में नहीं बुलाएंगे। तो इस कारण से याद रहेगा आपको कि दोनों के बीच में तनाव बढ़ता चला गया। अफ्रीका में पहली बार G20 का सम्मेलन था, इसके लिए भी इसको याद रखिएगा। थीम देखेंगे तो एकजुटता, समानता और सततता, सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी था। अध्यक्षता सिरिल रामाफोसा के द्वारा की गई। और जिस साल इसका आयोजन होता है, जिस साल इसका सम्मेलन होना रहता है, उस साल उसकी साल भर की उसकी जो अध्यक्षता होती है वो उसी देश के पास होती है। तो चूँकि इस साल 2025 में साउथ अफ्रीका में होना था, तो 1 दिसंबर 2024 से 30 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में था। और इसके बाद से इसका जो अगला अध्यक्ष है वो अमेरिका बन गया है। अमेरिका को इसका अगला अध्यक्ष बना दिया गया है। प्रमुख पार्टिसिपेंट जो थे इसके, वो सबका नाम याद रखने से बनिस्पत है कि 3 जो प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनका नाम याद रख लीजिए, जिसमें रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तीनों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ विवाद भी उभर करके सामने आए। कुछ विवाद उभरने का जो सबसे पहला चीज़ हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि इसकी परंपराओं को तोड़ करके, सामान्यतः पहले क्या होता था कि सम्मेलन होने के बाद संयुक्त वक्तव्य या डायलॉग या घोषणा पत्र जारी किया जाता था। इस दफ़ा क्या हुआ कि शुरुआत में ही घोषणा पत्र जारी कर दिया गया।
तो शुरुआत में जो घोषणा पत्र जारी किया गया तो कुछ 122 टॉपिक्स थे उसमें, जिसका लीडर्स डिक्लेरेशन के नाम से उसे शुरू में जारी कर दिया गया। इसका विरोध अर्जेंटीना के द्वारा किया गया। अर्जेंटीना ने इसका विरोध किया और ये अमेरिका जो था वो इस आयोजन का ही बहिष्कार किया। और वो दोनों इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि जब जैसे किसी भी सम्मेलन का जो अगर आप देखेंगे, कभी कोशिश कीजिएगा देखने का, तो जब समापन समारोह होता है तो उसमें समारोह पूर्वक उसके कुछ सेक्रामेंट्स होते हैं, उस सेक्रामेंट्स के साथ या समारोह के साथ ही उसकी अध्यक्षता दूसरे देश को सौंपी जाती है। तो चूँकि एक राष्ट्र का अध्यक्ष था, अब अफ्रीका के राष्ट्रपति जो थे वहाँ पर एक जूनियर राजनयिक को भेज दिया गया था, तो वो उसको अपमानित करने वाला महसूस किए कि भाई ये राष्ट्राध्यक्ष किसी राष्ट्राध्यक्ष को ही ना सौंपेगा, तो वहाँ पर किसी जूनियर को भेज दिया गया। इस बात को लेकर के विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ गया, इतना हाय तौबा मचा कि बहिष्कार की बातें आ गई। और बहिष्कार में अगर आप देखेंगे तो चूँकि ग्लोबल साउथ के देशों को एंट्री दिलवाने में सबसे ज़्यादा योगदान इंडिया का रहा था। इंडिया के प्रयास से ग्लोबल साउथ के देशों को, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, इन सब को भारत के प्रयास से ही उसमें एंट्री मिली थी। और ये प्रयास कब किया गया था? मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन अभी जा कर के देखेंगे तो धीरे धीरे स्थितियाँ जो है वो बिगड़ती चली जा रही हैं। और इन सभी संगठनों में जो भारत का वर्चस्व हुआ करता था या भारत के का जो वॉइस होता था उसको सुना जाता था, वो अब धीरे धीरे गौन पड़ता चला गया, क्योंकि कोई वॉइस ही नहीं रहता है। तो खैर, अगला शिखर सम्मेलन डोराल, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखिएगा यहाँ पर कहीं कहीं पर मनाली लिखा हुआ मिलेगा, नहीं सॉरी मियामी, सॉरी मनाली करें, मियामी भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर डोराल लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मियामी के पास ही कहीं पर डोराल है, जहाँ पर ट्रंप का अपना ट्रंप टावर है, उसी में इसका आयोजन किया जाने वाला है। इब्सा, चूँकि वहाँ पर जिस समय जोहान्सबर्ग में G20 का आयोजन हो रहा था, उस समय इब्सा के भी सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। तो G20 शिखर सम्मेलन से इतर हट करके इब्सा का भी एक सम्मेलन वहाँ पर किया गया। यद्यपि इब्सा का गठन बहुत पहले हुआ था, लेकिन यह ब्रिक्स का गठन हो जाने के बाद यह संगठन जो है, ये संगठन धीरे धीरे गौन पड़ती चली गई। ब्रिक्स शुरुआत में इब्सा का ही गठन हुआ था, इब्सा के बाद इसमें चीन को शामिल करके ब्रिक्स बना लिया गया। अब ब्रिक्स बहुत ज़्यादा विकसित संगठन के रूप में सामने आई, लेकिन कुछ देखिए वहाँ पर आपको कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा। अब देखेंगे ब्रिक्स में या फिर संघाई कोऑपरेशन जैसे संगठनों में, जिसमें चीन, ईरान सभी सम्मिलित हैं। और जब ईरान के साथ इस तरह का हमला हो रहा है तो कोई भी संगठन कहीं से भी कोई उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने के लिए कोई संगठन वहाँ पर सामने नहीं आ रहा था। तो ये सब संगठनें जो है वो सब नाम के हैं, बेमानी हो चुकी हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, बस केवल नाम के लिए लोग जाते हैं। जैसे आप पढ़ते थे ना इतिहास में कि कांग्रेस जो था वो तमाशा होता था, वैसे ही ये सब जो शिखर सम्मेलन आप रटते हैं परीक्षा में देने के लिए, सामान्यतः देखेंगे तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और ये तमाशा होता है। और तमाशा किस चीज़ का होता है? तो जितने बिजनेसमैन आते हैं वो बिजनेसमैन सब जा कर के अपना डीलिंग का सेटिंग करते हैं, जो भी अपना सेटिंग करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट का सेटिंग करना होता है, ये सब चीज़ खूब होती है। गांधी जी के साथ केवल सरोजनी नायडू गई थी और कोई नहीं गए थे। तो सब 7 मेंबर अलग अलग थे, गांधी जी का विरोध कर रहे थे वहाँ जा कर के, वहाँ पर वो सब विरोध कर रहे थे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अलग चीज़ था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए वो हो रहा था।
तो वही करने जाता है। अब हमको ये बतला दीजिए कितने सम्मेलन आपने पढ़ा, उससे कुछ इंडिया को फ़ायदा बेनिफिट मिलता है क्या? क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार डाउन होता चला जा रहा है? मतलब ज़मीन पर कुछ होते हुए दिखना भी तो चाहिए। क्या दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? कुछ होते हुए दिख रहा है? वैसा नहीं दिख रहा है। खैर, तो इब्सा नाम से ही पकड़ लीजिएगा, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये 3 देश का संगठन है। इसी में आर और सी जुड़ गया, रूस और चीन जुड़ गया, तो ब्रिक्स हो गया। नाम बदल गया थोड़ा सा। तो शुरुआत इब्सा से ही हुआ था। इब्सा में पहले रूस को जोड़ा गया, फिर चीन को जोड़ लिया गया, तो वो ब्रिक्स बन गया। एक एपेक का शिखर सम्मेलन 2025 में दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इसका ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन जो 2025 का था, ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था पिछले साल नवंबर 2025, अक्टूबर 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक अभी फिलीपींस वाला और दूसरा अक्टूबर 2025 में जो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। इसका थीम समावेशिता और सततता था। आसियान में तिमोर को एक नए देश के रूप में शामिल किया गया है। साउथ ईस्ट एशिया का छोटा सा कंट्री है जिसको इसमें सम्मिलित किया गया है, और 11वें सदस्य के रूप में। और अक्सर यूरोपीय यूनियन से पहले प्रश्न पूछा जाता था कि उसके अंतिम देश कौन है, तो आसियान पर भी ध्यान में रखिएगा कि उसका अंतिम सदस्य देश अभी तक में कौन है या नवीनतम सदस्य देश कौन है। तो ये नाम याद रखिएगा, तिमोर है वो। तिमोर को 47वें इसी सम्मेलन में जोड़ा गया है। इसी सम्मेलन में उसको औपचारिक रूप से जोड़ा तो पहले गया था, लेकिन औपचारिक रूप से तिमोर को लेकर के, और उसने अपने राष्ट्रध्वज में भी आसियान का जो ध्वज है उसमें सभी देशों के प्रतिनिधित्व होता था, तो उसमें संशोधन करके तिमोर का भी ध्वज को उसमें जोड़ा गया है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसके बाद 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 में वही कुआलालंपुर में ही आयोजित हुआ। एक्चुअली अक्टूबर नवंबर में जो सम्मेलन होता है ना आसियान का, उसी में भारत भी पार्टिसिपेट करता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री इसमें वर्चुअली सम्मिलित हुए थे, पर्सनली ना जाकर के वर्चुअली इसमें सम्मिलित हुए थे। और 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। ये टर्म याद रखिएगा। क्लियर? इसके बाद SCO शंघाई कोऑपरेशन का 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन जो चीन में है वहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ। और चूँकि चीन में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता चीन के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग के द्वारा की गई थी, और भारत की तरफ से इसमें नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। और जो इसके साझा घोषणा पत्र इशू किया गया था, तियानजिन घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें आतंकवाद निरोध, आर्थिक सहयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक विकास, जलवायु परिवर्तन, इन सब पर प्रतिबद्धता जताई गई थी। और एक SCO विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। यद्यपि ये सब फालतू निर्णय, क्योंकि ब्रिक्स बैंक की स्थापना का निर्णय बहुत पहले लिया गया था, आज तक उसके दिशा में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगला SCO का शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान में की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया जाएगा 2026 में। तो ये याद रखिएगा कि अभी तियानजिन में हुआ था, अगला जो SCO का होगा वो बिश्केक में होगा। अब देखिए ये सब शिखर सम्मेलन लगातार आयोजित हो रहा है। शंघाई कोऑपरेशन का एक शर्त ही है कि इसके किसी भी सदस्य देशों पर अगर हमला किया जाएगा
तो पूरे संघाई कोऑपरेशन पर माना जाएगा। ईरान भी इसका सदस्य है, लेकिन संघाई कोऑपरेशन से कहीं से कोई आवाज़ उभरी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये सब बकवास संस्थाएं, इनका कोई यूज नहीं है। बस आप याद इसलिए रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2000। हाँ, अगला ब्रिक्स कहाँ होने वाला है? अगला ब्रिक्स कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है अगला ब्रिक्स, इसलिए याद रखिएगा। पिछला अभी 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में हुआ था। सितंबर 2026 में नई दिल्ली में अगला ब्रिक्स का आयोजन होने वाला है, और ब्रिक्स से बीपीएससी खूब प्रश्न पूछती है, तो याद रखिएगा। मुख्य विषय जो इसका था, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना। ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य के रूप में इंडोनेशिया इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडोनेशिया का नाम याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स का सबसे नया सदस्य है। इस सम्मेलन में बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान, इन सबको पार्टिसिपेट देश के रूप में, भागीदार देश के रूप में इसमें सम्मिलित किया गया है। और धीरे धीरे इसका भी संभावना खुल जाएगा कि इन लोगों को भी ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाएगा। और ये संगठन देखिएगा तो इसी चीज़ में लगा हुआ है, ये लगातार अपना विस्तार केवल कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना मेंबर बना रहा है। और इसके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा कर के अपना सम्मेलन का आयोजन करते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा। एक केवल अगर आप व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो चूँकि भारत और ब्राज़ील, जैसे दक्षिण अमेरिका में जाकर के देखेंगे, दक्षिण अमेरिकी देशों में ब्राज़ील भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा कोई प्रगति हो रहा हो यहाँ पर तो आप दिखला सकते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड का 26% इसकी जगह से होता है, और टोटल जीडीपी का भी ये ये सब आंकड़ा है, दिखाने वाला आंकड़ा है। लेकिन ये बतलाइए कि भारत के पक्ष में, मान लीजिए कि भारत इसका गठनकर्ता देशों में था, तो भारत को इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? भारत यहाँ कितना निर्यात कर रहा है और भारत यहाँ कितना आयात कर रहा है? तो आप देखिए कि भारत का आयात ही ज़्यादा है, भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में है ही नहीं। जैसे हम अगर ट्रेड स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम ट्रेड स्ट्रेटजी कैसा बनाएंगे? वैसा ट्रेड स्ट्रेटजी बनाएंगे ना जिसमें हमें फ़ायदा हो, हमारा निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारा आयात कम से कम हो। स्ट्रेटजी तो हमारा वही फिर कारगर होगा। फिर देखेंगे कि हम जिन देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर हम किन चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं। हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं या हम मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल भेज रहे हैं। अब ब्रिक्स का सबसे बड़ा जो इकोनॉमी जाइंट अभी है तो चाइना है। चाइना के साथ हमारे व्यापार का क्या कंडीशन है? वहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक तो कि भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में नहीं है, हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल वहाँ से ले रहे हैं, और प्राइमरी सेक्टर का जो जितना मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल होना चाहिए, जैसे उर्वरक के लिए हम पूरी तरह से आश्रित हैं, फार्मास्यूटिकल के लिए पूरी तरह से हम आश्रित हैं। कहाँ आपको फ़ायदा दिख रहा है? वो हमको दिखलाइए कि भारत अगर ब्रिक्स का मेंबर होते हुए अपने व्यापार को कहाँ पर या भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में करने का काम कहाँ कर रहा है, वो जगह दिखलाइए जहाँ पर लग रहा हो। वो बड़ा बड़ा जो अखबार में लिखा जा रहा है वो सबको छोड़ दीजिए। तो कुछ लोगों का पेशा ही है कि बैठ के लिखते रहते हैं ये सब चीज़ें, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। ब्राज़ील के साथ जब व्यापार संवर्धन हुआ तो ऐसे पशुपालन में भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। यहाँ पर भी यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ तो लंबे लंबे चीज़ लिख दिए गए, बहुत सारी चीज़ें इस पर कह दी गई। लेकिन जब देखिएगा तो उत्पादन में जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो भारत की कुछ दिन बीतने दीजिए, जब ये शुरू हो जाएगा तो आप देखिएगा कि भारत जो है वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो पिछड़ता चला जाएगा। इसके कारण भारत का कुछ जो प्रमुख कोर सेक्टर है उस कोर सेक्टर
पर उसका अटैक होगा, और सबसे ज़्यादा अटैक एग्रीकल्चर पर होगा, क्योंकि सबकी नज़र भारत के एग्रीकल्चर पर है। तो किसानों की दुर्गति होगी। लेकिन उससे क्या मतलब है, किसान को तो अलग ही इन्फ्लुएंस में वो रहते हैं, तो उनको उसी इन्फ्लुएंस में वो रहेंगे। खैर, अब हम लोग कुछ द्विपक्षीय यात्राओं की बात करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्राध्यक्ष कुछ जगहों पर गए, कुछ जगहों से। अच्छा, एक काम इसमें और कीजिएगा आप कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे देशों ने सम्मानित किया है। तो हाँ, जितना अवार्ड है ना, वो सब अवार्ड का एगो सूची बना करके उस पर नज़र दौड़ाते रहिएगा, क्योंकि ठकुर सुहाती कहने वालों की बड़ी संख्या है, और ये ठकुर सुहाती गाने वाले जो लोग होते हैं वो सब उस सब जगह से बड़ा प्रश्न बना देते हैं। आजकल वैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्या पता कब ठाकुर प्रसन्न हो जाए तो कहीं का VC बना दें, कब ठाकुर प्रसन्न हो जाए तो कोई बड़ा पद मिल जाए, कब ठाकुर प्रसन्न हो जाए तो कोई मंत्री बना दें। तो इस तरह के प्रश्न वो लोग खूब सेट करेंगे। तो जहाँ जहाँ से अवार्ड मिला है, जो जो अवार्ड मिला है, वो अवार्ड सब पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, नज़र दौड़ाते रहिए, क्योंकि प्री में तो आपके पास सुविधा है ना कि आपके पास आंसर अवेलेबल रहता है, चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ तो आंसर ही रहता है। जैसे मेंस में चीट उट लेके जाइएगा, चीट पुट जाके, हाँ भाई कुछ चीज़ का शॉर्ट नोट्स वगैरह या कोई चीज़ का कुछ डेट वोट भूल गए हैं तो हम याद करें। प्री में तो आंसर भी आपके पास रहता है, उसमें से एक आंसर चुनना रहता है। तो बराबर उस पर नज़र दौड़ाते, रटने के बनिस्पत नज़र दौड़ाते रहिएगा, तो माइंड में कहीं ना कहीं पर तो वो सेव हो चुका रहेगा, तो फ्री होकर के वो वहाँ ये कर देगा। तो एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है, सब प्रश्न मोदी जी से थोड़ी 50, अब 36 को मिला तो 36 बार थोड़ी पूछ देगा, एक पूछेगा, बहुत पूछेगा तो। और वो ऐसे ऐसे अवार्ड हैं जिनका नाम याद करने में कम से कम आपको आधा घंटा तो लगेगा। उससे अच्छा रहता कि सब अवार्ड को कोई एक विशेष नाम से ही बुला दिया जाता। तो कभी जाएगा तो इजराइल में, और बहुत सारा ऐसा अवार्ड है, उसमें से उन सब अवार्ड का नाम जरूर याद रखिएगा जो केवल इन्हीं को मिला है, जो प्रथम इन्हीं को मिला या केवल इन्हीं को मिला, वो सब अवार्ड ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ अवार्ड वो अचानक से बना करके इनको दे दिया गया है। कम से कम इस चीज़ को भी याद रखिएगा, मजाक के रूप में ही याद रखिएगा, तो याद रहेगा माइंड में। ये मत समझिए हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको याद करने का एक तरीका खोज लीजिए कि केवल इन्हीं को मिला और अचानक से बना करके दे दिया गया। ये चीज़ दिमाग में रहेगा तो याद आ जाएगा कि अच्छा, ये जैसे इजराइल के संसद में उसके जो संसद के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया, वो केवल अभी तक इन्हीं को दिया गया है। तो चूँकि मुझे भी याद नहीं रखता हूँ, तो आगे आएगा तो मैं बतला दूंगा। तो इस बार क्या हुआ कि एक साथ संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ इन्होंने नॉर्डिक देशों की भी यात्रा की। नॉर्डिक देश मतलब समझते हैं यूरोप का जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की इन्होंने यात्रा की। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, यूरोप में पेनिनसुला है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, उसके साथ साथ फिनलैंड, ये सब सम्मिलित है। मूलतः यही 3 देश नॉर्डिक कंट्री कहलाते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात ये गए। संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से इनकी मुलाकात हुई, द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। 15 मई से लेकर के 20 मई तक वो इन यात्राओं में उलझे हुए रहे थे। अच्छा, इस यात्रा में उस पत्रकार का भी नाम याद रखिएगा जो इनसे प्रश्न पूछे थे। याद है पिछली बार ट्रंप पर जो गोली चलाया था, कहाँ गोली चला था, वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह की जो घटनाएं घट जाती हैं, कुछ कॉमेडी की भी घटनाओं पर से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे याद होगा कि एक बार हमको लगता है इसके जस्ट पहले वाले में 69वीं में या 68वीं में हम लोग क्लास में ऐसे ही मजाक में चर्चा कर रहे थे। पुतिन का उस समय एक संगठन था जो विरोध कर रहा था, उसके प्रमुख की हत्या हो गई थी।
वहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया गया था। तो इस तरह की जो कुछ हास्यास्पद घटनाएं होती हैं उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी कुछ, अब सब उन्हीं के सब ठाकुर सुहाती गाने वाले नहीं ना होंगे, कुछ तो वो भी होंगे कि नहीं, कुछ पूछ देते हैं उस तरह का चीज़ ताकि उस पर भी लोगों का नज़र जाना चाहिए, तो डाल देते हैं उस तरह के प्रश्न। अब जो कि लोकतंत्र है, अब तो रैंडमली क्वेश्चन चूज करता है, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि उन्हीं का क्वेश्चन चूज कर लिया जाएगा। और आजकल तो देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का भी कड़ा ये हो गया है कि अगर कुछ क्वेश्चन उठपटांग पूछ देगा तो कोर्ट उसको हमेशा के लिए, अभी देखे थे किताब में कुछ लिख दिया गया था तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि लिखने वाले को ही बता, इसको कोई चीज़ अब नहीं लिखने दिया जाए, बहुत गंदा आदमी है। इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। पढ़ाई को सीरियसली लेते रहिएगा तो सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है, और हम चाहते हैं कि सीरियसली नहीं लीजिए, इंजॉय करते हुए पढ़िए। इंजॉय करते हुए पढ़िएगा तो टेंशन भी नहीं रहेगा और याद भी होता रहेगा। तो पहला जो यात्रा हुआ वो नीदरलैंड का हुआ। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। डच प्राइम मिनिस्टर रॉबेन जेटेन 15 से 17 मई तक वो वहाँ पर रहे। वहाँ के राजा विलेम अलेक्जेंडर और मैक्सिमा से रानी थी वहाँ की, उनसे इनका मुलाकात हुआ। गुजरात में फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड की ASML कंपनी के बीच में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। कल हम आपके साथ सेमीकंडक्टर के बहुत सारे 12 यूनिट्स की चर्चा किए थे। तो पहला यूनिट जो वहाँ पर था वो टाटा का ही यूनिट वहाँ पर स्थापित हुआ था। उसी के संवर्धन के लिए नीदरलैंड के साथ उसके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बातचीत की गई। तो यही जो हम बतला रहे थे कि इनके साथ जो डेलीगेट्स जाते हैं वो अलग अलग देशों के साथ इसमें बातचीत करते हैं, वहाँ पर अपनी संभावना को तलाशते हैं। और वहाँ पर चूँकि कोई भी कंट्री अगर व्यापार करने जा रहा है, कोई भी व्यापारी व्यापार करने जा रहा है तो वो अपने हर संभावनाओं का उपयोग करेगा। और चूँकि प्राइम मिनिस्टर के साथ जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर स्तर पर बातचीत हो रही है तो वहाँ पर उसी तरह से लोग मौजूद रहते हैं। और वो बड़ा भव्य समारोह होता है, बड़ा भव्य समारोह में सब जाते आते हैं। एक आध बार मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कैसे बातचीत होती है, किस प्रकार का भोजन और क्या क्या सब होता है, वो सब मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 2-3 बार दिल्ली में ताज में आयोजन होता था, राष्ट्राध्यक्ष कहीं कहीं के आते थे। हमारे एक मित्र थे फिक्की में, और वो और किसी को नहीं, मुझे ज़रूर बुलाए थे कि आप थोड़ा देखना कि कैसे होता है ये सब चीज़। तो मैं चला जाता था। तो मैंने 1-2 बार 2-3 राष्ट्राध्यक्षों के मीटिंग में मैंने द्विपक्षीय बातचीत में, जैसे कहीं कहीं के कोई आए हुए हैं तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए मैं देखता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या होते हैं। दुभाषीय रहेंगे, जैसे अफ्रीकन कोई आ गए हैं तो इंग्लिश बोलेंगे नहीं, तो अफ्रीकन में बोलेंगे। तो उसका बोलने के लिए जो भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं तो उनको जैसे यूरोपियन कोई आते थे जो इंग्लिश वाले थे तो वहाँ पर दुभाषिया नहीं रहता था। वहाँ पर तो मनमोहन सिंह थे, वो धड़ल्ले से और लंबा भाषण भी देते थे, बहुत अच्छा बोलते भी थे, बहुत अच्छे वक्ता भी थे। लेकिन वियतनाम का या साउथ ईस्ट एशिया का कहीं का कोई आ जाता था तो वो तो लोकल लैंग्वेज बोलता था, तो वहाँ पर दुभाषिया रहता था। वो उसका ट्रांसलेट करके सबको, तो ट्रांसलेटेड वर्जन मिल जाता था। ये ईयरफोन लगाने के, ये हेडफोन लगाने के लिए, उस समय ईयरफोन कहाँ था, हेडफोन मिलता था। हेडफोन में वो ट्रांसलेटेड सुनाई देते रहता था कि वो क्या बोल रहे हैं। नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय पुस्तकालय ने चोल राजवंश के 11वीं शताब्दी के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र भारत के प्रधानमंत्री को सौंपे। और चूँकि अगला समय जो था वो चुनाव का समय था तमिलनाडु में, तो चोल वंश का चीज़ लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बहुत उत्साहित थे, उसको लेकर के भारत आए। एक कहानी सुना देते हैं, इसे और याद रहेगा। एक बार ऐसे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, इनोवेशन पर बातचीत चल रही थी, तो हमने कहा कि भाई प्रश्न जो होते हैं वो 2 तरह के प्रश्न होते हैं। क्यों वाला जो प्रश्न होता है वो धर्म की तरफ ले जाता है, और कैसे वाला जो प्रश्न होता है वो तार्किकता और इनोवेशन की तरफ ले जाता है। जैसे कि पृथ्वी
पृथ्वी मतलब या ग्रहण क्यों लगता है, तो ग्रहण क्यों लगता है तो धर्म उसका उत्तर दे देता है कि राहु और केतु उसका भक्षण कर लेता है। उसके बाद उससे पूछिएगा कि भाई क्यों करता है, तो विष्णु की कहानी सुना देगा। उसके बाद पूछिएगा क्यों करता है, तो उसके बाद चुप हो जाएगा, बस इससे आगे नहीं सुनना है। लेकिन जब कैसे जाइएगा, कैसे लगता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच में, सूर्य या पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, या फिर चंद्रमा या पृथ्वी के बीच, सूर्य के बीच में पृथ्वी चला गया। तो कैसे जाएगा, तो आपको साइंटिफिक की तरफ ले जाएगा। इसी पर चर्चा के क्रम में हमारे जो अपोज में थे, जो धर्मवादी थे, उन्होंने कह दिया कि धर्म को आप इतना मतलब निकृष्ट समझते हैं, धर्म में तो अंतर्धान होने का ईजाद कर लिया था, देवता हमारे अंतर्धान हो जाते थे। हम बोले हाँ बड़ा अच्छा है। हम बोले इसीलिए जो पुराना जो पांडुलिपि है ना, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हर जगह से पांडुलिपि खोज के ला रहे हैं, ताकि उसको पढ़ा जाए कि वो अंतर्धान कैसे होता था, और सारे IIT को इसी पर लगा दिया जाए, इसी रिसर्च पर कि आप कैसे अंतर्धान होते हैं, इस चीज़ का खोज किया जाए। एक बड़ा रिसर्च कर लिया जाएगा, उसके बाद सारा विश्व का जो रिसर्च है वो पीछे पड़ जाएगा। तो इसीलिए जितना पांडुलिपि, जितना पुराना चीज़ सब है, वो सबको ढूंढ के हमारे प्रधानमंत्री भारत ला रहे हैं। गरिमा का काम है, करना चाहिए। क्या भूटान में भी भेजा गया है। पिपराहवा का एक अवशेष भूटान भेजा गया है। नहीं, पिपराहवा कहाँ है? जहाँ बुद्ध अपना देह त्यागे थे, उसी जगह पर जो स्तूप बनाया गया था उसको पिपराहवा स्तूप के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में है। कासिया या अभी के समय में यूपी का जो पडरौना है, वहीं पर पिपराहवा का वो स्तूप है। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, या फिर चीन और चीन के ऊपर मंगोलिया और उसके आसपास का क्षेत्र, ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले हुआ करते थे। तो इस कारण से इसके साथ जो कोई भी संबंध हम स्थापित करते हैं, जहाँ कभी कल्चरल बातचीत चलती है, तो वहाँ पर बौद्ध धर्म एक प्रमुख कड़ी के रूप में सामने आ जाता है। कनेक्ट डेवलप करने के लिए बौद्ध धर्म एक कड़ी के रूप में सामने आ जाता है, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे चीन के साथ हो, चाहे इधर मंगोलिया के साथ हो। जैसे कुछ राष्ट्राध्यक्षों को आप देखेंगे कि वो जब भारत आते हैं, तो जैसे वियतनाम के राष्ट्रपति आए थे तो सीधे वो बोधगया ही आए थे। शुरुआत ही उनकी बोधगया से हुई। तो बोधगया अब क्या हो गया, उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया। आप इतिहास में भी पढ़ते होंगे कि पहले के जो राजा थे, बालपुत्र देव था, तो वो डिमांड किया कि हम एक विहार यहाँ बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ ज़मीन दिया जाए। तो यहाँ के राजा ने उसे ज़मीन प्रोवाइड करवाया कि हाँ भाई आप कीजिए। और उसके पश्चात क्या होता था, जैसे वो डेवलप करवाया तो क्या होगा कि वहाँ के व्यापारी आएंगे, यहाँ रहेंगे। व्यापारी क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और बौद्ध धर्म ने व्यापार वाणिज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। हाँ, क्या करे थे ईसाई? किनका जन्म? नहीं, यरूशलेम में हुआ है। यरूशलेम नेपाल में थोड़े ही है। जन्म तो यरूशलेम में हुआ है ना। क्रिसमस का नहीं कहानी पढ़ती हो? क्रिसमस एक बार हम क्वेश्चन डाल दिए थे, लगता है 2-3 साल पहले टेस्ट में, गुड फ्राइडे और इसको लेकर के, ईस्टर को लेकर के। सब लोगों ने गलत कर दिया था उसको, क्योंकि हम अपने पर्व त्यौहार के बारे में भी नहीं जानते हैं। जितने भी पर्व हैं, पर्वों के बारे में भी हम नहीं जानते रहते हैं कि हम पर्व क्यों मनाया जाता है, क्यों ये सब चीज़ होता है। और एक आध प्रश्न देखिएगा कल्चरल से रहता है, और इधर तो मेंस में भी प्रश्न अब कल्चर से आपसे पूछने लगा है। हाँ, तो लोग कटते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता। पावापुरी नेपाल में है। महावीर का जन्म तो कुंडग्राम में हुआ है, वैशाली में। बुद्ध का लुम्बिनी में, तराई का क्षेत्र है, नेपाल में भी अभी नहीं है। वो तो यूपी और
नेपाल के बॉर्डर के बीच में पड़ता है। दावा करता है नेपाल की वो हमारा है, भारत के क्षेत्र में है वो जगह, अभी भारत के कब्जे में वो जगह है। नेपाल दावा करता है कि नेपाल तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट तक दावा करता है कि ये सब क्षेत्र हमारा है। हाँ हाँ, सुगौली संधि, जैसे देखिए सुगौली संधि का जो हवाला दिया जाता है मैदानी क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है, वो हवाला दिया जाता है पहाड़ी क्षेत्र के लिए, कि जैसे अभी आपका जो नैनीताल, देहरादून, मसूरी, ये सब जो इलाका था वो नेपाल का था, वो सुगौली संधि के द्वारा भारत में ले लिया गया। जो मैदानी क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र कहाँ नेपाल का था, वो तो बेतिया राज का था, वो थोड़ी ही था नेपाल का। बेतिया राज नेपाल के प्रति थोड़ी ही उत्तरदायी था, वो तो टैक्स देता था इसको, बंगाल के नवाब को। क्या नहीं, तो सुगौली की संधि के द्वारा ही वो भारत का हुआ था। अभी भी तो एक विवाद आया है जो बांग्लादेश भारत का जो नक्शा दिखाया है उसमें जम्मू एंड कश्मीर और उसके ऊपर का जो क्षेत्र है उसको भारत में नहीं दिखाया है। वो देखिए सब देश, अब जैसे अच्छा, कल 4:30 बजे से आप लोगों का इकोनॉमिक्स के करंट का क्लास होगा, सर्विस सर लेंगे 4:30 बजे से। आज भी शायद था, आज था, आज नहीं था, कल से 4:30 बजे से सर्विस सर का क्लास रहेगा। हाँ, क्योंकि हम 2 दिन हैं, 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अगर कुछ बचा खुचा रहेगा तो अगले सप्ताह में मंडे को ख़त्म करेंगे। स्वीडन, दूसरा जो इनका दौरा हुआ वो स्वीडन का हुआ। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, उल्फ क्रिस्टर। सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जिस देश में जाते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी है तो उसका नाम याद रखिएगा, बाकी सब याद करने की ज़रूरत नहीं। तो भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना हमने लिख दिया है, लेकिन आप याद मत रखिएगा इन सब चीज़ों को। भारत के आगामी शुक्र ऑर्बिटर मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए एक समझौता इसरो और स्वीडिश इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस फिजिक्स के बीच हुआ। ये महत्वपूर्ण खबर है। शुक्र ऑर्बिटर के लिए, वेनस ऑर्बिटर के लिए भारत जो इसरो ने जो समझौता किया है, ये महत्वपूर्ण खबर है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, इसको याद कर लीजिएगा। मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया था। 17 मई को गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन में मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, उसे संबोधित किया। महत्वपूर्ण जो चीज़ याद करने वाली चीज़ है वो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद इसरो के साथ जो इसरो ने जो समझौता किया है वो याद रखिएगा, और मोदी जी को मिला हुआ सम्मान याद रखिएगा। इसके बाद नॉर्वे, नॉर्वे में और कुछ याद रखिए ना रखिए, हेली लिंक को ज़रूर याद रखिएगा। किस चीज़ के लिए याद रखिएगा? प्रश्न पूछने के कारण। क्या प्रश्न पूछा था उन्होंने? पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जोनास गहर स्टोर के निमंत्रण पर वो वहाँ पर गए थे। वहाँ के राजा हेराल्ड 5 से उनकी मुलाकात हुई। वहाँ पर हेराल्ड 5 ने ही उन्हें द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस, इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। तो ये याद रखिएगा, मोदी जी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था ये। कभी कभी हम इस 32वां लिखने के समय हमारे दिमाग में ये था कि कभी कभी पूछ दे कि 30वां कौन था, 31वां कौन था, 32वां कौन था। तो कभी कभी कुछ करते हैं ना बदमाशी। प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा। और क्या नाम था उसका? हेली लिंक था ना नाम, याद रखिएगा उसका नाम। हाँ, टेस्ट में आया हुआ नाम याद रखना चाहिए ना, खट से बोल देना चाहिए।
इसके बाद नॉर्वे जो है वो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का घोषणा किया है। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद तीसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई को ओस्लो में आयोजित किया गया। ये फैक्ट याद रखिएगा, भारत नॉर्डिक जो सम्मेलन का आयोजन हुआ, भारत नॉर्डिक समिट का आयोजन 19 मई को ओस्लो में किया गया, ये याद रखिएगा। भारत की तरफ से मोदी जी थे, उधर से पांचों नॉर्डिक देश नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, इन सब के प्राइम मिनिस्टर थे। सबके बीच में एक शिखर वार्ता हुई। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जोनास गार स्टोर, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन, सबके प्राइम मिनिस्टर का नाम ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्या रखिएगा, इस पर नज़र दोहराते रहिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, भारत नॉर्डिक सम्मेलन जो है वो फिनलैंड में अगले साल आयोजित किया जाएगा। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला जो ये भारत नॉर्डिक सम्मेलन है वो फिनलैंड में होगा। ये फैक्ट याद रखिएगा। बाकी सबका नाम नाम पर नज़र दोहराते रहेगा, याद रह जाए नहीं रह जाए कोई बात नहीं। मतलब ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी का, नॉर्वे में ही ना चर्चा कर रहे हैं उसका। सबका राजधानी भी याद कर लेना। स्वीडन का राजधानी कहाँ है? सबका राजधानी याद कर लीजिएगा अगर कन्फ्यूज़न होता है। डेनमार्क का, स्वीडन, जितने भी देश जाते हैं वहाँ की राजधानी का भी नाम ध्यान में रखिएगा। जैसे अगला जो पड़ाव था प्राइम मिनिस्टर का वो इटली था। इटली तो ऐसे भी आपको याद होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसका मुख्यालय रोम में है, उसके दौरा का प्रोग्राम था मोदी जी का, और उसी क्रम में वो इटली भी गए थे। तो वहाँ पर खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक डॉक्टर कू डोंग्यू से उनका मुलाकात हुआ, और वहाँ पर उन लोगों ने जो बातचीत की उसमें खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बातचीत की गई। और इस संगठन ने अपना जो सर्वोच्च सम्मान था एग्रीकोला मेडल से प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया। ये याद रखिएगा, ये FAO के द्वारा ये सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया, और 21 मई को इस यात्रा को समाप्त करके वो भारत आ गए। मेलोडी चॉकलेट से इस इटली की घटना को आप याद रख सकते हैं, है ना। इसके बाद यूरोपीय संघ के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ ही महीनों पश्चात यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein सम्मिलित है, इसके साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और एक वर्ष के पश्चात ऐसी मतलब तुरंत ही एक यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता करने के बाद EFTA, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल है, उसके साथ भी भारत ने अलग से अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया है। इसके बाद मोदी जी की फ्रांस यात्रा जून 2026 में। एक्चुअल में ये जो यात्रा थी ये किस चीज़ के लिए करने जा रहे थे? G7 का वहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा था। G7 के सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए मोदी जी फ्रांस गए थे, और इसी क्रम में फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके साथ भारत का कुछ द्विपक्षीय संबंध डेवलप हुआ, उस पर हम लोगों को बातचीत करना है। तो इसमें क्या क्या काम वो किए, तो दोनों ने, मैक्रो और मोदी ने, दोनों ने मिलकर के भारत इनोवेस्ट 2026 का नीस में उद्घाटन किया। नीस एक शहर है फ्रांस का, वहाँ पर इन लोगों ने भारत इनोवेस्ट 2026 का उद्घाटन किया। ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद दोगुना करना तिगुना करने का खूब होता है, तो वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी पेरिस सैकले में AI नवाचार और संस्कृति पर इंडिया चेयर की स्थापना की गई है। तो पेरिस यूनिवर्सिटी में
भारतीय चेयर की एक स्थापना की गई है, ये एक महत्वपूर्ण खबर है, इसको याद रखिएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और फ्रांस के हेल्थ डेटा हब के बीच में एक समझौता पत्र की MOU हस्ताक्षरित किया गया है कि दोनों के सहयोग से आयुर्वेदिक क्षेत्र में रिसर्च किया जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा। ये 2-3 चीज़ें भारत और फ्रांस के बीच में हुई हैं। प्रमुख घोषणाओं को अगर देखेंगे तो 8 घोषणाएं हैं। इसमें से सब आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी तो एक एम्स वाला लेकर महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत फ्रांस केंद्र का शुरुआत किया गया है एम्स में। इसके साथ भारत फ्रांस डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके अलावा बाकी जितना भी चीज़ है ना, वो सब हर समझौता में आपको मिल जाएगा, हर जगह वो रिपीट होता रहेगा, तो सब रटने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद स्लोवाकिया की यात्रा, उसी बीच में 14-15 जून को वो स्लोवाकिया गए थे। स्लोवाकिया किस देश से टूट करके बना है, वो सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। वो पूरा ईस्टर्न यूरोप में यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया, तो वहाँ पर अलग अलग जो जनजातियाँ हैं ना, अलग अलग नस्ल के लोग हैं, तो स्लोवाक नस्ल के लोग स्लोवाकिया में रहते हैं। उनके बीच भारतीय प्राइम मिनिस्टर गए 14-15 जून को। 1993 में स्लोवाकिया एक नया देश के रूप में गठित हुआ था और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। इसके लिए भी याद रखिएगा, कभी कभी जहाँ की पहली यात्रा होती है ना, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम पीटर पेलेग्रिनी है, जो मोदी जी को वहाँ के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से उनको सम्मानित किया। पहली बार मोदी जी गए, इसी में उन्हें वहाँ पर सम्मानित किया। तो बहुत सारे देशों, साइप्रस, सेशल्स, हर जगह से उनको कुछ न कुछ सम्मान मिला है। उन सम्मानों को याद रखिएगा। क्या इसके बाद 3 से 6 जून वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत में आगमन हुआ था। डेल्सी रोड्रिगेज भारत क्यों आ रही थी, तो यहाँ पर मुख्य रूप से बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन होना था। बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन से क्या समझते हैं? संरक्षण के लिए। ये स्थगित हो गया था। क्यों स्थगित हो गया था? क्या? हाँ, गुड। इबोला हुआ यूँ था कि अफ्रीका का जो 2 प्रमुख कंट्रीज इबोला से प्रभावित हो गया, और इबोला से प्रभावित होने के कारण इस 2 सम्मेलन को स्थगित किया गया। भारत और अफ्रीका मंच का भी सम्मेलन स्थगित कर दिया गया और बिग कैट अलायंस का भी सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। लेकिन इनका आने का प्लान पहले से बना हुआ था, तो ये भारत आई। और भारत में इनके आने का सबसे बड़ा और रीज़न क्या था कि इसी बीच ईरान और रूस के साथ जो भारत का तेल का जो व्यापार चल रहा था, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, व्यापार भारत को सबसे ज़्यादा तेल का करना चाहिए। कहाँ से? वेनेजुएला से करना चाहिए। और आज देखेंगे कि भारत में जो नेचुरल गैस और ऑयल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत, या सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए भारत का जो रुझान है वो वेनेजुएला की तरफ पहले भी था। ऐसा नहीं था कि पहले अमेरिका की कड़ी नज़र थी उस व्यापार पर, अब अमेरिका के द्वारा उसको छूट दे दी गई। क्यों? क्योंकि अब जो सरकार है वो उसकी कठपुतली सरकार है। तो मूल बातचीत जो इसमें थी वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। जामनगर रिफाइनरी का उन्होंने दौरा किया। ये 2 फैक्ट ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग, इनका नाम इसलिए याद रखिएगा, 2 कारणों से इनके नाम को याद रखने की ज़रूरत है। एक, चूँकि ये पहले सैन्य शासक थे वहाँ के, और सैन्य शासक से निर्वाचित राष्ट्रपति में इनका तब्दीली हुई है।
10 अप्रैल 2026 को ये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और इसके बाद ये भारत आए। भारत आने के क्रम में बोधगया में इन्होंने ऐतिहासिक महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर, दोनों मंदिर का विजिट किया था। क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ खबर है तो आप इस पर नज़र बनाए रखेंगे। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी का नेत्रा, एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एलायंस एक अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका इन्होंने दौरा किया। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और इसके साथ साथ भारत ने म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग गंगा ICCR छात्रवृत्ति की संख्या 36 से बढ़ाकर 100 प्रतिवर्ष की, मतलब कि 100 छात्रों को वो स्कॉलरशिप दे करके म्यांमार के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आमंत्रित करेगा। तो 3 चीज़ के लिए इनको याद रखिएगा। क्या क्या चीज़ के लिए? पहला याद रखिएगा कि सैन्य शासक थे, सैन्य शासक से ये क्या बन गए? निर्वाचित शासक बन गए। निर्वाचित शासक बनने के बाद इनका जो दौरा था भारत की हुआ, वो बिहार में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर, 2 मंदिर का इन्होंने बोधगया में दर्शन किया, वहाँ पर गए। और फिर छात्रों के आवागमन के लिए भारत ने स्कॉलरशिप की जो संख्या थी वो बढ़ाई है। इसके बाद साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। मोदी जी के निमंत्रण पर साइप्रस के राष्ट्रपति, पिछले साल याद होगा, पिछले साल मोदी जी साइप्रस गए थे। इस बार गए थे तो उनको निमंत्रित किए कि भाई हम आए हैं तो आप भी हमारे यहाँ आइए। इसी क्रम में वो अपने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की भारतीय यात्रा पर भारत आए। और जैसे म्यांमार के राष्ट्रपति या वियतनाम के राष्ट्रपति बिहार आते थे, वैसे ये छत्रपति शिवाजी मतलब टर्मिनल अर्थात मुंबई से इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। तो इसलिए इनका अगवानी जो था वो राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री का तो नाम याद होगा ही। इसके बाद साइप्रस को यूरोपीय संघ का द्वार समझा जाता है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपसे पूछा जाए। और भारत चूँकि FTA में यूरोपीय संघ के साथ गया है, भारत यूरोपीय संघ के साथ FTA में सम्मिलित हुआ है, तो इस कारण से साइप्रस के साथ भारत का संबंध बेहतर बनेगा। यूरोपीय संघ का द्वार कहा जाता है, गेट ऑफ यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। इसके बाद वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम, इनकी भारत यात्रा 5 से 7 मई 2026 को इनकी भारत यात्रा की शुरुआत बोधगया के से ही होती है। बोधगया में ही ये सबसे पहले आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये भारत और वियतनाम के संबंधों की ये 10वीं वर्षगांठ थी, तो इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोनों के बीच में विकसित भारत 2047 और वियतनाम का विज़न 2045 दोनों पर बातचीत हुई, दोनों पर चर्चा हुई। भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री लगातार दावा करते हैं कि 2047 में भारत जो है वो अमृत काल में प्रवेश करेगा। शायद अमृत काल में प्रवेश करेगा, उस समय क्या होगा? अमृतकाल गुजर चुका है और उस समय विकसित भारत हो जाएंगे। हाँ, याद रखिएगा ये सब चीज़। इसके बाद भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के नहान टावर और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल माई सोन, ये 2 मंदिर है जो भारतीय परंपराओं से संचालित मंदिर है। भारत के जो भारतीय राजा थे जो वहाँ पर गए थे, या भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। जिस प्रकार से उधर कंबोडिया में अंकोर वाट है या बोरोबदूर मंदिर है, उसी तरीक़ा से ये 2 मंदिर नाहन टावर और माइसोन मंदिर, इन दोनों का जीर्णोद्धार भारत के द्वारा किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण खबर है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। हाँ, और 2026 में भारत में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा, उसमें भारत वियतनाम को पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। वियतनाम से भारत का पुराना रिश्ता रहा है
चाहे वो हो ची मिन्ह के समय से ही देखेंगे तो भारत ही हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही थे जिन्होंने हो ची मिन्ह को वहाँ पर ले जा कर के स्थापित करवाया था। वहाँ पर पहली बार जब हो ची मिन्ह शासक बनने जा रहे थे तो नेहरू जी ही उनको लेकर के वहाँ पर गए थे, जब फ्रांस और अमेरिका का विरोध चल रहा था तब। तो पुराना संबंध रहा है और एक कम्युनिस्ट कंट्री है, अभी भी कम्युनिस्ट आदर्शों पर चल रहा है। इसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, इनकी भारत यात्रा 19 से 21 अप्रैल 2026 को हुई। ये भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के। हैदराबाद हाउस में इन्होंने सीता अशोक का एक पौधा लगाया, बाद में इसको अयोध्या के क्वीन होयो मेमोरियल पार्क में ले जाया जाएगा। इस क्वीन होयो का जो जुड़ाव था वो रामचरितमानस और रामायण के पात्रों से जुड़ाव था। इस कारण से दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध को डेवलप करने में रामायण और राम का जो भूमिका है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये याद रखिएगा एक चीज़। इसके बाद 2009 में हुए कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा को आगे बढ़ाने की सहमति दोनों के बीच में बनी है। व्यापार देखेंगे तो 27 अरब डॉलर का है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। नई दिल्ली में वित्तीय सहयोग मंच, बेंगलुरु में भारत दक्षिण कोरिया अंतरिक्ष दिवस, इन सब चीज़ों का आयोजन किया गया। 2030 तक भारतीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। कोरियाई कंपनी लघु मध्यम इकाइयों के भारत में प्रवेश को सहज बनाने के लिए एक कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना के लिए सहमति बनी है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। भारत में एक सेज का निर्माण किया जाएगा और एक कोरियन इंडो टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा, जहां पर कोरियन कंपनी को भारत में अपना प्लांट लगाने के लिए, भारत में अपनी टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। तो प्रमुख लीडिंग भारत में कोरियन कंपनी कौन है? सैमसंग है। सैमसंग को आप देख रहे हैं, सैमसंग का यूज कर रहे हैं। और 2028-29 को याद रखिएगा, कभी कभी जो उठपटांग साल होता है जैसे 2026 में 2028-29 को अगर घोषित किया जा रहा है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पूछा जाएगा ना कि भारत दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष किसको घोषित किया गया है, सबसे ऊपर में रहेगा 2026, तो आप समझेगा 2026 अभी इसी को मनाया जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि 2028-29 को भारत दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा 15 से 17 अप्रैल 2026 के बीच हुई। किसी एशियाई देश की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। मतलब ऑस्ट्रिया के शासक का एशिया में पहली बार आगमन हुआ है। अभी तक ऑस्ट्रिया के शासक किसी एशियाई देश में नहीं आए थे। उनको सबसे सुंदर, सबसे अच्छा देश जिसको जाने लायक समझा गया वो मोदी जी का देश था। इसको अन्यथा आप नहीं लेंगे, मैं इसलिए कह देता हूँ ताकि इस बहाने आपको याद रहेगा। मतलब यूथ के आदान प्रदान के लिए इंडिया ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया गया और भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के 3T ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, इस पर फोकस किया गया। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट। चूँकि ऑस्ट्रिया भी यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, तो चूँकि FTA भारत यूरोपीय यूनियन के साथ कर रहा है तो सभी देशों के साथ पर्सनल संबंध भी जो होंगे वो बेहतर होंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का भारत यात्रा 4 से 7 मार्च, इसके बाद मोदी जी का यात्रा हुआ था, तो उधर भी हम लोग उनका नाम याद कर लिए थे। फिनलैंड भी नॉर्डिक कंट्री है। भारतीय यूरोप संघ मुख्य व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत करते दोनों देश ने 2030 तक मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। भारत 6G अलायंस और फिनलैंड की ओल यूनिवर्सिटी के बीच 6G अनुसंधान के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए इंडो फिनलैंड स्टार्टअप कॉरिडोर की घोषणा की गई है। भारतीय स्टार्टअप स्लस और फिनलैंड का स्टार्टअप महाकुंभ
नई दिल्ली में ये सब पार्टिसिपेट करेगा। और भारत फिनलैंड वर्ष 2026 के उत्तरार्ध में भारत में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की दोनों मिलकर के मेज़बानी करेगा। उतना चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हेलसिंकी और वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी मतलब ऑल यूनिवर्सिटी के साथ एक संयुक्त टास्क फोर्स गठित किया गया है, ये महत्वपूर्ण है, जहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। यद्यपि भारत ने लगातार बड़े यूनिवर्सिटीज़ के साथ रिसर्च के लिए पार्टनरशिप किया है, लेकिन अभी तक भारत में कोई वैसा इनोवेशन का कोई नया चीज़ हुआ नहीं है। पता नहीं कब होगा, हम प्रतीक्षा में हम लोग हैं कि कुछ हो, कम से कम अंतर्धान होने वाला ही चीज़ खोज लिया जाए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, कनाडा के साथ भारत का संबंध चूंकि खटास में था कुछ गैंगस्टर के कारण, क्या नहीं जस्टिन ट्रूडो के कारण था, लेकिन खटास का मूल कारण कुछ और था। 2-3 हत्याकांड जो हुए उसके कारण वो खतरा में रहा। तो मार्क कार्नी का जब इलेक्शन हुआ उसके बाद से धीरे धीरे संबंध सुधर रहे थे। 27 फरवरी से 2 मार्च तक मार्क कार्नी भारत में रहे और वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये संयुक्त वक्तव्य में दोनों का जो संयुक्त वक्तव्य था भारतीय प्रधानमंत्री का और मार्क कार्नी का, उसके बीच ये वक्तव्य जारी किया गया। दोनों के व्यापार को $50 बिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने का बातचीत किया। कनाडा जो है वो भारत के द्वारा जो प्रपोज्ड था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसमें शामिल होने के लिए उसने हामी भरा है। इसके साथ साथ वो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ये भी भारत के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, इसमें भी सम्मिलित होने के लिए उसने हामी भरी है। और भारत ट्राइब्स फेस्टिवल 2026 में वो अपना भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ये 2-3 फैक्ट है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण है मार्क कार्नी का भारत आना। इसके बाद नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा। इसराइल यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी यात्रा के समापन के साथ ही ईरान वार की शुरुआत हो गई थी, तो ध्यान में रखेंगे आप इस चीज़ को। 25 फरवरी 2026 को यरूशलेम में इज़राइल का जो संसद है वो यरूशलेम में ही है, जिसका नाम नेसेट है। तो नेसेट को इन्होंने संबोधित किया था और ऐसा करने वाले वो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेसेट को संबोधित किया। नेसेट के अध्यक्ष आमिर ओहाना, उन्होंने इन्हें मेडल ऑफ नेसेट से सम्मानित किया और वो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये मेडल दिया गया है। न भूतो न भविष्यति, न भूत में किसी को दिया गया था और न फिर भविष्य में किसी को दिया जाएगा। भारत के यूपीआई इसराइल के MASAV फास्ट पेमेंट सिस्टम के बीच में एक भुगतान संपर्क विकसित करने पर सहमति। इसके साथ साथ इसराइल भारत में कुछ फूड या एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ को डेवलप, इंक्यूबेशन सेंटर को डेवलप करने के लिए दोनों के बीच सहमति बनी है। तो ये पहले से ही सहमति चली आ रही है और कुछ रक्षा को लेकर के कुछ डील हुआ है, लेकिन वो सब आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं कि सबको रटते चलें। महत्वपूर्ण नेसेट को संबोधित करना है। नेसेट को संबोधित करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। और दूसरा जो प्रमुख चीज़ है वो ये है कि इनको जो अवार्ड दिया गया, अवार्ड का नाम याद रखिएगा, मेडल ऑफ द नेसेट, ये प्राप्त करने वाले एक अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा की भारत यात्रा 18 से 22 फरवरी 2026 को हुई। ये भारत में AI इम्पैक्ट समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। AI इम्पैक्ट समिट पर कल हम लोग चर्चा किए थे। लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ये फैक्ट याद रखिएगा। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन से बढ़ा करके $30 बिलियन तक करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया। ये लक्ष्य याद करना जरूरी नहीं है, ये दोनों फैक्ट याद करना जरूरी है। AI इम्पैक्ट समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत आए थे और
सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ब्राज़ील है भारत का। लुला डी सिल्वा से अक्सर आप ब्रिक्स में भी देखेंगे तो मुलाकात हो रही थी, वहाँ पर G20 में भी देखेंगे तो लगातार मुलाकात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर। सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पेट्रिक हमीनी की भारत यात्रा 5 से 10 फरवरी 2026 के बीच ये भारत में इनका आगमन हुआ और 50वीं वर्षगांठ थी भारत और सेशेल्स के संबंधों की, और सेशेल्स की स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती था। इस दोनों अवसर पर वो भारत में आए और इसके साथ साथ भारत सेशेल्स में 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक पैकेज का घोषणा किया है, और सेशेल्स को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो भारत के द्वारा संचालित होता है इसका सदस्य बनाया गया है। यहीं तक आज रहने देते हैं। मलेशिया यात्रा हम लोग कल से करेंगे। तुमको लगता है कल परसों 2 दिन में तो ख़त्म हो जाएगा फिर क्या? ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए उतना चीज़ का क्या डाल दीजिए, हालांकि पूरा नहीं है, इसके आगे का भी खाली ही है यहाँ तक, तो ये पूरा दे देंगे तो फिर उठपटांग, फिर हम आज जाएंगे तो फिर कल का क्लास का फिर इसमें तैयार करेंगे। लेकिन इसमें आधा अधूरा है, आगे आधा अधूरा है सब। अभी फिर इसको ऐड करेंगे, कल तक कुछ और था आज कुछ और है, तो फिर इसको ऐड करके तैयार करते चले जाएंगे, लास्ट में डाल देंगे। उसमें क्या लेना देना है? आप ही लोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया मटेरियल है, आप ही लोग उपलब्ध करवाए हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठीक है, कल फिर हम लोग मिलते हैं 6:30 में। कल 4:30 बजे सर्वेसर का क्लास रहेगा, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स का। आप ज़रूर से ज़रूर जो ऑनलाइन है जो ऑफलाइन है दोनों लोग उसमें पार्ट